हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। आई एम फैकल्टी एट अभिपीडिया। आज हम एक्चुअली पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, और वैसे भी जनरली भी पॉलिटी के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एग्जाम के लिए, स्पेशली ईपीएफओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज हम क्वेश्चंस एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, बिकॉज लास्ट टाइम आ गया, आपका एग्जाम भी नियर है, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा योर फोकस शुड बी ऑन एमसीक्यूज ओनली। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है अभी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द क्वेश्चंस। ओके, so see here the first question is, which of the statement given below is or are correct? ठीक है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं? फर्स्ट, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। ठीक है, देखते हैं। सेकंड, whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his seat immediately. या membership, he should lose his membership. That is what they are trying to ask. ठीक है, ओके। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो एक पॉज किया करो वीडियो को, वहीं पर पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, तब आगे मूव फॉरवर्ड किया करो। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, बट आप अपने एंड से वीडियोस को पॉज करके देन आप अटेम्प्ट करो खुद, और तब आंसर की तरफ जंप करो। ठीक है, इसको सीरियस कंटिन्यूसली नहीं देखना। आई बात समझ, बट मैं आई विल कंटिन्यू, यू शुड पॉज इट बाय योर एंड। ओके, दैट विल बी द ग्रेट हेल्प। वो सही तरीका भी होता है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट ऑप्शन, द स्पीकर ऑफ असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ असेंबली। ठीक है, अगर स्पीकर जो होगा, स्पीकर अगर असेंबली की मेंबरशिप उसकी चली जाए, ठीक है, नाउ ही इज नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई होगा किसी भी रीजन से, तो क्या वो अभी भी स्पीकर रहेगा? नो। स्पीकर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो ही, ठीक है, किसी पार्टी से एसोसिएट होना अलग चीज होती है, लेकिन पार्लियामेंट की मेंबरशिप भी डिस्क्वालीफाई हो जाना, बिकॉज स्पीकर बनने के लिए पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ता है, देन द पर्सन बिकम्स स्पीकर। तो जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ना, तो ही इज नॉट नो लॉन्गर अ स्पीकर। तो पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आई बात समझ में? ही विल हैव टू वैकेट हिज सीट। ठीक है, मेंबरशिप जाते ही उसको स्पीकर अपनी मेंबरशिप भी गिव अप करनी पड़ेगी, मतलब एज अ स्पीकर। ओके, नेक्स्ट, whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his seat immediately. No. Why no? Because जैसी असेंबली क्या हुई, डिसॉल्व, नई असेंबली आएगी, तो नई असेंबली आती एकदम तो स्पीकर नहीं बनता। फॉर द टाइमिंग, जब तक कोई नया स्पीकर इलेक्ट नहीं होता, ठीक है, एक प्रोटेम स्पीकर भी आता है, बट प्रोटेम स्पीकर तक भी असेंबली तो चलानी है, तो उसके लिए फॉर दैट टाइम द करंट स्पीकर विल कंटिन्यू। आ रही बात समझ में? तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ए, सी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ए। आ रही बात समझ में? विजिबल है? करेक्ट आंसर क्या है अपना? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? ठीक है, ये बेसिकली अगर आप फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, उसमें डायरेक्टली कहीं पे भी कोई ऐसा फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड नहीं है कि यू हैव द राइट टू मैरी वन चॉइस, ऐसा डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं है, बट इम्प्लिसिट है। ठीक है, ये बहुत सारी जजमेंट्स के थ्रू निकला है। वो कौन सा ऐसा आर्टिकल है? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है, फंडामेंटल राइट एज सच ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट? ठीक है, ये इट टॉक्स अबाउट द कि आपको सिर्फ एग्जिस्टेंस की इंपॉर्टेंस नहीं होती, लाइफ, एक ह्यूमन लाइफ सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करना होता, सांस लेना नहीं होता, बट एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए बंदे की। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द डिग्निटी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रोविजन है इसके अंदर एज सच, जो वेरियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के थ्रू आए हैं। ठीक है, लाइक इससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है? लाइक मेनका गांधी केस। ठीक है, ऐसे डिवीजन चलनी चाहिए आपके हमेशा दिमाग में। जैसे ही कोई क्वेश्चन करो तो उससे लिंक सारे के सारे चीजें आने चाहिए। पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल 21 आते सबसे पहले क्या चमकना चाहिए? मेनका गांधी के केस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? ये हम आज नहीं, ये फर्दर जो फ्यूचर में अभी जब एमसीक्यूज करेंगे, अभी बहुत ऐसी वीडियोस आएंगी, ठीक है, तब इससे जरूर डील करेंगे। ठीक है, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। बट आपको अभी के लिए पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21, ठीक है, इनिशियली इसके अंदर क्या लिखा हुआ था? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, इनिशियली क्या लिखा हुआ था? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ।
बट मेनका गांधी केस के अंदर, अंडर द मेनका गांधी केस, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कर सकता है, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा ये हम आगे फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे भी बहुत क्वेश्चन ऐसे करेंगे। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तब डील करेंगे इससे, बट अभी के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, कि आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 के अंदर कौन से केस इंपॉर्टेंट है, वो किसके बारे में बात करता है। आ रही बात समझ में? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी आर्टिकल आता है, कौन सा, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो कम अंडर आर्टिकल 21। क्लियर है, यस और नो? तो ये चीज दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस भी जरूर देखा करो कि आर्टिकल 22 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 28 क्या है। ऑल्दो में इसका आंसर पता है, बट आर्टिकल 22, 14, 28 ये भी पता होने चाहिए। ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है? ठीक है, पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 ऐसे चमकने चाहिए, और सारे के सारे 12 से लेकर 35 सारे आर्टिकल्स के सबके प्रोविजंस पता होने चाहिए आपको कि 12 किसके बारे में बात करता है, 13 किसके बारे में बात करता है, 14 एंड हेंस। ठीक है, बेसिकली जो 6 फंडामेंटल राइट है अपने मोटे मोटे। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आगे बात समझ में? यस, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लोटेशन, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कल्चरल एजुकेशनल राइट, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज। ठीक है, सारे के सारे। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होना चाहिए, आप ये सारी चीजें साथ साथ कवर करा करो उसके साथ। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे टू रिवाइज एज वेल थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, आप एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन भी कर सकते हो साथ के साथ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। द करेक्ट आंसर इज ए ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। See, the next question is the president can dismiss a member of council of minister. ठीक है, the president can dismiss a member of council with the consent of the speaker. ठीक है, B only under emergency conditions. ठीक है, C on the recommendation of the prime minister, और D upon his own will. वीडियो को पॉज करके आंसर करने की ट्राई करना है। ठीक है, अरे बस समझ में, बट मैं आई विल कंटिन्यू। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी मेंबर को डिसमिस करना होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर होगा इसका सी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और रही बात प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 74 he works only on the advice of council of minister and that advice is binding on him. yes or no? आर्य बात समझ में? हमने 42nd अमेंडमेंट के अंडर 42nd अमेंडमेंट ये एडवाइस उस पर बाइंडिंग थी, तो एज सच प्रेसिडेंट के पास कोई भी पावर नहीं होती। ठीक है, वो हर चीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एडवाइस पे ही चलती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो रियलिटी में प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, वो सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के उस पर चल रहे होते हैं। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो रियल हेड, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? जो रियल हेड। ठीक है, दैट्स द रीजन प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हेड, रियल हेड। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रियल हेड, whereas प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड। ठीक है, नॉमिनल हेड। और एक चीज और, प्रेसिडेंट जो है ही इज द हेड ऑफ स्टेट, whereas प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये रियलिटी में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, बट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। पहली चीज तो ये होगी। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी मेंबर को भी रिमूव करना होगा, तो क्या इतनी बड़ी पावर प्रेसिडेंट के पास ऐसे दी हुई है? नो। उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि प्राइम मिनिस्टर खुद, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर खुद जाए, अगर वो सजेस्ट करेंगे
ठीक है, प्राइम मिनिस्टर खुद अगर सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को कि भाई ये वाले मिनिस्टर को हटाना है, ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे ही प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। और अगर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही डिसॉल्व करनी हो, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब अगर गवर्नमेंट ही पूरी पूरी चेंज होनी है, ठीक है, लोकसभा ही डिसॉल्व होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही गिर, तो वो भी, ठीक है, वो भी प्रेसिडेंट अपने आप अपने अकॉर्डिंग नहीं करता, आरी बस वो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही बताएगा उनको। और भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, वो फर्दर एमसीक्यूज में, फ्यूचर एमसीक्यूज जब करेंगे तब करेंगे। बट आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो आंसर क्या है इसका, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, सी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which schedule of the Indian constitution is related to the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and the union territories? ठीक है, इससे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले यू शुड रिमेंबर एक ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, ठीक है, एक बहुत सिंपल और बहुत इजी सी ट्रिक है, ठीक है, उसके थ्रू यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो, अगर वैसे आप पॉलिटी को अच्छे से करो, ठीक है, हमारी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आपको शेड्यूल्स वैसे भी याद हो जाएंगे, नॉर्मली सारे याद हो जाते हैं, बस बट एक स्टार्टिंग के 4 शेड्यूल है, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 4 शेड्यूल है ना, उनको रिमेंबर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कभी कभी। ठीक है, 5th 6th शेड्यूल, ठीक है, ये सबको वैसे भी याद रहते हैं, बट उसकी भी ट्रिक बताऊंगा, बट मोर और लेस 5th 6th शेड्यूल याद रहेंगे आपको कि 5th शेड्यूल एरियाज के बारे में, 6th शेड्यूल एरियाज के बारे में है, कुछ स्पेशल एरियाज के बारे में, 7th शेड्यूल किसके बारे में है, उसमें 3 लिस्ट है, डिवीजन ऑफ पावर से है, 8th शेड्यूल लैंग्वेज, 9th शेड्यूल उसके अंदर कुछ राइट्स है जिनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, लैंड की एक्विजिशन से रिलेटेड है। ठीक है, 10th शेड्यूल सबको पता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल क्या है अपने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 11th शेड्यूल है अपना पंचायती राज के लिए, 12th शेड्यूल अपना अर्बन गवर्नमेंट के लिए, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल। बट जो पहले 4 शेड्यूल है इनमें ही डाउट रहता है, तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है, टीयर, पूरी एक बहुत ही कॉमन ट्रिक है, जनरल ट्रिक है, बहुत जगह पहले भी आई हुई है। ठीक है, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम बोलते हैं, लेकिन जो पहले 4 शेड्यूल है खाली इनको याद रखना सबसे औखा है, तो इसको अगर आप खाली पहले 4 भी याद रख लो तब भी आपका सही चल जाएगा, 1st 2nd 3rd एंड 4th शेड्यूल। ठीक है, टी से टेरिटरी, ठीक है, टी से टेरिटरी, एंड ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशंस, आर से राज्यसभा। ये सब क्या है, कीवर्ड्स है रिमेंबर करने के, क्योंकि क्या है देखो, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है, यूनियन टेरिटरीज वगैरह के नेम है। ठीक है, टेरिटरी जो अपनी टेरिटरी जो सारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है। ठीक है, उसमें सारे के सारे नेम्स एंड ऑल। सेकंड शेड्यूल में क्या है, इमोल्यूमेंट्स मतलब जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं मिनिस्टर्स को। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द अलाउंसेस एंड ऑल, अलाउंसेस एंड इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, अलाउंसेस, सैलरी, वो सब इसके अंदर डिनाइटेड है। ठीक है, अलाउंसेस एंड इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या है, अफर्मेशन मतलब ओथ। ठीक है, ओथ जो आप लेते हैं, शपथ जिसको हिंदी में बोलते हैं, यस और नो, जितने सारे मिनिस्टर्स हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप की ओथ्स ली जाती है, अफर्मेशंस ली जाती हैं, तो वो किस में है, 3rd शेड्यूल में। ठीक है, 4th शेड्यूल के अंदर क्या है, एलोकेशंस ऑफ सीट्स टू राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर किस स्टेट की कितनी सीट्स हैं, तो किसके अंदर है, 4th शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा। आ रही बात समझ में, यस और नो, खाली इन 4 से भी चल जाएगा, बट आपके लिए, ठीक है, आपको अगर ये 4 भी है तो बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको करना है तो ऑफ। ठीक है, ऑफ से मतलब 5th शेड्यूल, और एफ से क्या है, 6th शेड्यूल है इसमें। ठीक है, वो ट्रिक भी है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ इतना ही याद रखो, क्योंकि मोर और लेस वो वाले याद रहेंगे आपको, पॉलिटी अच्छे से कर रहे हो तो आपको जरूर याद रहेंगे। तो अपने दिमाग पे निमोनिक के लिए भी इतना लोड नहीं लेना, सारा निमोनिक ही रटते रह जाओ, उसको भी थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप खाली इतना ही याद रखो, टीयर, ये याद भी रह जाएगा इजीली। ठीक है, और ये वर्क भी करेगा। 5th शेड्यूल क्या है, देखो आपकी रिवीजन के लिए 5th शेड्यूल क्या है, उसके अंदर 5th शेड्यूल एरियाज के बारे में कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है उन एरियाज की। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल एरियाज के बारे में। 7th शेड्यूल लिस्ट है, 3 स्टेट, ये सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और रेजिडरी पावर के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, 8th शेड्यूल में क्या है, 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस,
ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह सब लिखी हुई है उसमें, 22 लैंग्वेजेज हमारी वो सारी हैं। 9 शेड्यूल हम सबको पता है कि ठीक है वहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस है 9 शेड्यूल के, लैंड इसके अंदर कुछ पावर आपने उसके अंदर कुछ डाल दिया, ठीक है, तो उसको एज सच इजीली उस पर अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, उस पर कोई जजमेंट नहीं दे सकते, बट वो चेंज हुआ। 9 शेड्यूल अपने आप में पूरा टॉपिक है। 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। 11 शेड्यूल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायती राज है बेसिकली 11 शेड्यूल। 12 शेड्यूल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आई होप आई माई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा। अभी हमने देखा टीयर आर 4th शेड्यूल, आंसर क्या होगा बी। क्लियर है, व्हाट विल बी द आंसर बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following act of British India designated the Governor General of Bengal and subsumed the power of Madras and Bombay presidencies। ये बेसिकली एक तरीके, इस बार भी यू सिविल सर्विस के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आप हिस्ट्री से भी लिंक कर सकते हो इसको, आप पॉलिटी से भी लिंक कर सकते हो। बेसिकली जो टॉपिक है अपना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर भी आता है ये, ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो अब कौन सा एक्ट है ये, इसका आंसर क्या है इसका, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबस्यूम्ड द पावर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। आंसर इज डी, ठीक है, आंसर इज डी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो चार्टर एक्ट 1773, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके अंदर प्रोविजन था कि जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके जो मेन प्रोविजंस थे वो क्या थे, ठीक है। फर्स्ट, गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, उसको क्या टाइटल दे दिया था, गवर्नर जनरल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। नाउ जब बंगाल का जो गवर्नर थे, ठीक है, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको नॉर्मल गवर्नर ना बोल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल दे दिया गया था। ये सिर्फ एक टाइटल ऐसे देने के लायक नहीं था कि सिर्फ एक टाइटल चेंज कर दिया, नो, इसका क्या मीनिंग था कि नाउ ही सिर्फ बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल बंगाल का आ गया था, मद्रास और बॉम्बे वाले नहीं। क्यों? क्योंकि नाउ इनको बॉम्बे और मद्रास के ऊपर भी अथॉरिटी दे दी गई थी। जो गवर्नर ऑफ मद्रास है एंड द अदर वन इज गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये इनके अंडर आ गए थे, ठीक है, ये उनको सब पावर कर रहे थे, कंट्रोल बिठा रहे थे उसके ऊपर, यस और नो, सेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे, कंट्रोल करना था ज्यादा, उसके रीजंस थे अपने, ठीक है। उसके लिए 1773 का एक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, अरे बस समझ कि क्यों उसके अंदर ऐसा किया गया था, ठीक है, उसके लिए थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ये आगे फ्यूचर लेक्चर्स में आपके सामने फिर आएगा, ठीक है, तब इसको अच्छे से और अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्या है कि अगर मैं बेसिक आपको क्रक्स में बताऊं, शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे, कंट्रोल बिठाने की बात कर रहे थे, बिकॉज ईआईसी के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ईआईसी की करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, उस पर कंट्रोल ज्यादा बिठाने के लिए, ठीक है, तभी सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे थे कि पावर एक जगह कंट्रोल है, आ रही बात समझ, क्योंकि एक जगह सेंटर तो कंट्रोल करना थोड़ा ईजी रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है, बट उसमें भी इश्यूज आए, तो कभी इसी वजह से 1833 में फिर ये इसको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव करने लगे थे, आ रही बात समझ में। बट 1833 तक कंट्रोल ज्यादा बिठाया जा रहा था। अब इस एक्ट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या था कि फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट आज के सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं था, उससे कंपेयर मत करने लग जाना, काफी डिफरेंट होता था ये, ऑल्दो बाद में ये अबॉलिश भी हो गया था, ठीक है, इसको कंपेयर नहीं करना। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश, तो आंसर विल बी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इसके अंदर क्या हुआ था, जो प्राइवेट ट्रेड था, ईआईसी के जो ऑफिसर्स थे, ईआईसी के जो ऑफिसर थे उनके प्राइवेट ट्रेड को अबॉलिश किया गया था, क्योंकि वही करप्शन कर रहे थे। अरे बस में ये मेन प्रोविजंस थे, और भी थे, बट वो फ्यूचर एमसीक्यूज में और अच्छे से करेंगे। बट आपको ये जरूर याद रहना चाहिए, 1773 चमकती ये जरूर आना चाहिए, ठीक है। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। यू विल टेल मी इन द कमेंट्स हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर नहीं पता तो प्लीज गूगल करके, आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। नाउ यू विल बी आंसरिंग इट दिस इन द कमेंट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ
बंगाल। ठीक है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? डी। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 months। ओके, देखते हैं। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months। देखो, अगर इस क्वेश्चन का आंसर मान लो आपको नहीं भी पता, वैसे तो पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो आप जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी कई बार क्वेश्चन तो कर सकते हो। ठीक है, वो देखेंगे जनरली भी अगर आप ऑप्शंस को पढ़ोगे ना तो आप आंसर डिड्यूस कर लोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता तो। ठीक है, लेकिन रही बात प्रोविजंस की, ठीक है, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है जब अपॉइंटमेंट के टाइम, ठीक है, अपॉइंटमेंट जब प्राइम मिनिस्टर किस में से बनेगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को मान लो किसी को बना दिया, उस टाइम अपॉइंटमेंट करने के टाइम क्या उसको किसी पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर होना जरूरी है? नो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, ही नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस बट ठीक है, बट विद इन 6 months, विद इन 6 months जैसे ही उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, विद इन 6 months, ठीक है, ही शुड बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, मेंबर ऑफ आइदर हाउस मतलब आइदर लोकसभा और राज्यसभा, किसी का भी मेंबर बना सकते हो। लाइक ये किसके केस में हुआ था? मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ठीक है, वो इनिशियली किसी भी मेंबर हाउस के मेंबर नहीं थे, बट जैसे ही उनको बनाया उनका राज्यसभा का उनको मेंबर बन गए थे वो। ठीक है, विद इन 6 months ही वॉज मेड द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, आगे बात समझ में, ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि विद इन 6 months, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, ही शुड बिकम आइदर अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, बट कोई जरूरी नहीं कि उस टाइम वो किसी के भी मेंबर हो। आगे बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये, यू शुड रिमेंबर दिस। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। आंसर विल बी डी। यस और नो? आई बात समझ में? चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नाउ पॉज द वीडियो, ठीक है, आपको इस और इस क्वेश्चन का आंसर करो पहले तो ट्राई। ठीक है, आपको पॉज करना है, मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी, ठीक है, बिल्कुल पता होने चाहिए क्या क्या चीजें डीपीएसपी के अंदर है, कौन कौन से डीपीएसपी काउंट होते हैं, मतलब कौन कौन से प्रोविजन डीपीएसपी के अंदर है। ठीक है, आर्टिकल जो है कौन कौन से आते हैं, किस किस के बारे में कर रहे हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव जरूर पता हो, पूरे वर्ड टू वर्ड चाहे ना भी याद हो, यू शुड नो कि क्या एनवायरमेंट की बात हो रखी है डीपीएसपी में, यस, क्या एनवायरमेंट की बात हो रखी है फंडामेंटल ड्यूटी में, यस। ठीक है, इस टाइप से क्या मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन की बात हो रखी है डीपी फंडामेंटल ड्यूटीज में, यस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। ठीक है, बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इट वाज लेटर एडिड थ्रू अ अमेंडमेंट विच वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, और दिस अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इतना कुछ अमेंड किया था ना इसके अंदर, पूरा ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर मारा था एक तरीके से। दैट्स द रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आ रही बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो फंडामेंटल किसमें है और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? इनिशियली 10 थी, ठीक है, बाद में 86 अमेंडमेंट से एक और ऐड करी थी, तो टोटल कितनी है एज ऑफ नाउ? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है ये? रशियन, यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है ये बेसिक फैक्ट्स है फंडामेंटल ड्यूटी के। जैसी फंडामेंटल ड्यूटी सुनो कि सब चमक जाना चाहिए दिमाग में, लाइक डीपीएसपी किससे? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, ये आयरलैंड की। ठीक है, वैसी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे क्वेश्चन में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये सारी चीजें चमक जानी चाहिए दिमाग में। ठीक है, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी।
आई बात समझ में? ठीक है, मैं आपको ये देखो, ये रही ड्यूटी, ये हमारी सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, दीज आर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज टू अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। नेशनल फ्लैग की बात हो रखी है, नेशनल एंथम की बात हो रखी है। ठीक है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। यस और नो? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ। इसको बेसिकली मैं सुई से याद रखता हूँ। ठीक है, इसको मैं कैसे याद रखता हूँ? इसको हम याद रखता हूँ मैं अपना रिस्पेक्ट से या आइडियल से। अरे बस समझ में, इसमें आइडियल से याद रखता हूँ मैं। क्लियर है? आर्य बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट टू डिफेंड द कंट्री। ठीक है, डिफेंड से याद रखता हूँ यहाँ पे हारमोनी से बात रहे, कॉमन ब्रदरहुड, टू वैल्यू द रिच हेरिटेज। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट, साइंटिफिक टेम्पर, पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब नहीं करना। ठीक है, स्ट्राइव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस एंड स्फीयर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, नेशनल कॉन्टिनेंट, इन एक्सीलेंस की तरफ मूव करना है। ठीक है, इसके बाद गार्जियन को 6 to 14 ईयर्स के लिए पेरेंट्स जो है अपने चाइल्ड को पढ़ाएं। ये अमेंडमेंट से ऐड किया था 11th वाला। ठीक है, ये सारे के सारा से ग्रो थ्रू करना है एक बार आपको, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, आप यू शुड नो। ओके, ठीक है, तो आप क्या करोगे कमेंट्स में, इस क्वेश्चन का आंसर यू विल बी गिविंग मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब आगे फर्दर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम और आपके आगे लेते आएंगे। ठीक है, यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ मोर एमसीक्यूज लाइक दिस इन द फ्यूचर वीडियोस। So for that, please do like and follow us. ठीक है, follow Abipedia, and you can also join our test series. ठीक है, you can also join our test series. ठीक है, we are providing you with 100% cashback on that also. ठीक है, and please do comment, give the answer of these questions in the comment. ठीक है, whatever I asked from you. ठीक है, I am Sarthak. As of now, I am signing off. I will meet you in the next video. Okay, thank you.